क्या होगा जब एक शिप पूरी दुनिया से छिपे एक सीक्रेट आइलैंड पर जाकर फंस जाता है। ऐसा आइलैंड जिस पर कभी खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स होते थे और अब तो यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब ये वीडियो हमारी लेटेस्ट साईफाई सीरीज पॉइंट न्यूमो का दूसरा और आखिरी पार्ट है। सो इसे कंटिन्यू करने से पहले फर्स्ट पार्ट जरूर से देख लें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। चलिए अब कहानी को पिछले पार्ट से आगे कंटिन्यू करते हैं। अब ग्रुप को समुद्र में एंटीना मिल चुका था, सो वे उसे रेडियो स्टेशन पर ले आए, जिससे अब वे आखिरकार बाहरी दुनिया से संपर्क कर सकेंगे। हालांकि इसकी रेंज लिमिटेड है, लेकिन ये इस आइलैंड के आसपास से गुजरने वाले प्लेन से बात करने के लिए काफी होगा, जिससे सबको लगता है कि अब तो वे जल्द यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। अब इस बड़ी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए ग्रुप एक बोनफायर पार्टी रखता है, लेकिन इस सेलिब्रेशन के दौरान कोई चुपके से मार्क को जेल से आजाद कर देता है। अगर कैप्टन किनारे पर पहरा नहीं दे रहा होता तो किसी का भी ध्यान मार्क के गायब होने पर नहीं जाता। कैप्टन समझ गया कि उन्हीं में से किसी ने चुपके से मार्क को आजाद किया है। सो अब वो मार्क पर गन पॉइंट कर उसे पूछने लगता है कि उसे बाहर किसने निकाला, और अगर उसने उसका नाम नहीं बताया तो वो उस बोट को तबाह कर देगा। हालांकि मार्क उसे बताना नहीं चाहता, इसलिए अब वो टाइम को वेस्ट करते हुए यहाँ से निकलने का मौका देखने लगता है। तभी अचानक कैप्टन की पीछे से अटैक हुआ और जर्नलिस्ट रीटा उसे बेहोश कर देती है। साफ था कि उसी ने मार्क को भगाया है। ठीक उसी वक्त रेडियो स्टेशन पर बाकी मेंबर्स ने आखिरकार पास से गुजरने वाले एक प्लेन से कांटेक्ट स्थापित कर लिया, लेकिन वे उनसे मदद मांग पाते और अपनी लोकेशन बता पाते उसके पहले ही एक पागल बूढ़ा आदमी अंदर घुस आता है और वो एक लोहे के पाइप से उनके रेडियो और एंटीना को तोड़ने लगता है, जिससे अब जल्दी बाकी सबने उस बूढ़े आदमी को तो पकड़ लिया, लेकिन वो इसके पहले ही उनके सारे डिवाइसेस को बर्बाद कर चुका था। यानी कि उनकी सारी मेहनत खराब हो गई और यहाँ से निकलने का उनका ये मौका भी चला गया। वहीं उनके लिए बुरी खबर यहीं खत्म नहीं होती। अपने जिस साथी रायन को उन्होंने हाथ अलग किया था उसमें म्यूटेशन वायरस अब भी फैलना नहीं रुकता। अब तो उसकी बॉडी का पूरा लेफ्ट हिस्सा एक अजीब से ग्रीन कलर से भर चुका था और सर्जरी के बाद से ही वो लगातार कांपे जा रहा है। सेल अब उसे ऐसे देखकर तुरंत डॉक्टर को बुलाती है, जबकि डॉक्टर ने तो खुद पहले कभी ऐसे किसी भी चीज का सामना नहीं किया था, तो उसे कुछ समझ नहीं आता और वो उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे देती है। तभी अब अजीब कारणों से इंजेक्शन के लगते ही रायन की सांसें रुकने लगी और वो उनकी आंखों के सामने अब दम तोड़ देता है, जिससे सेल को लगा कि ये सब डॉक्टर की ही गलती से हुआ है। तो वो सब कुछ कैप्टन सैम को बताने जाती है। काफी देर ढूंढने के बाद उसे कैप्टन किनारे पर बेहोश पड़ा मिलता है और वो भी अब रायन की मौत के बारे में सुनकर बहुत हैरान हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन अब वे कुछ नहीं कर सकते। कैप्टन और सेल मिलकर डॉक्टर से पूछने लगते हैं कि उससे क्या गलती हुई और रायन बच क्यों नहीं पाया, लेकिन डॉक्टर के अनुसार उसने कोई गलती नहीं की। उसने तो रायन को बेहोश करने का एक सेफ डोज दिया था, जिससे किसी भी इंसान की मौत नहीं हो सकती। तो डॉक्टर के अनुसार उसे रायन की ऑटोप्सी करके देखना होगा कि उसकी मौत की असल वजह क्या है। लेकिन जब डॉक्टर ऑटोप्सी करने के लिए रायन की बॉडी को लेने जाती है तो वो ये देखकर हैरान रह गई कि रायन की बॉडी तो अब वहां से मिसिंग हो चुकी थी। वहीं जब कैप्टन को इसके बारे में पता चलता है तो वो और गुस्सा हो गया। वो अपने क्रू के बीच किसी को भी एक बॉडी का अपमान करते हुए बर्दाश्त नहीं करेगा। सो कैप्टन ने तुरंत सबको इकट्ठा कर अनाउंस किया कि रायन की बॉडी जिस किसी ने भी चुराई है वो अपनी गलती मान ले, और वो प्रॉमिस करता है कि अगर वो अभी आगे आ जाए तो वो उसे माफ कर देगा। लेकिन एक लंबी खामोशी के बाद भी ऐसा करने का कोई नहीं मानता। तभी अचानक उन्हें रियलाइज होता है कि बंकर के जिस एरिया में रायन की बॉडी रखी गई थी वहाँ तो एक सिक्योरिटी कैमरा लगा हुआ है। तो अगर उन्हें सर्विलेंस रूम मिल जाए तो वे कैमरा की रिकॉर्डिंग्स को देखकर उस मुजरिम को आसानी से पहचान सकते हैं। लेकिन उनकी लाख कोशिशों के बावजूद उनमें से किसी को सर्विलेंस रूम नहीं मिलता, जिससे उन्हें शक होने लगा कि क्या वाकई यहाँ कोई रूम भी है या नहीं। हालांकि आखिर में नोवा इस प्रॉब्लम को सोल्व करता है। वो अपने एक मॉडिफाइड सोनार डिवाइस का इस्तेमाल कर इस बंकर के पूरे हिस्से को स्कैन करता है, जिसे उसने फाइनली एक आम सी जगह पर एक छुपा हुआ रास्ता ढूंढ निकाला और ये रास्ता सर्विलेंस रूम की ओर ही जाता था। सो सभी तुरंत अब सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स प्ले करते हैं, लेकिन यहाँ तो वीडियो में कुछ और ही था। फुटेज में साफ दिखता है कि रायन तब जिंदा हो गया था और फिर वो अपने आप चलकर कहीं बाहर निकल गया। अब ये देखकर तो किसी को भी भरोसा नहीं होता कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, कोई मरकर भला जिंदा कैसे हो सकता है। तभी किसी ने सजेस्ट किया कि
कि शायद से वही पागल बूढ़ा आदमी जिसे उन्होंने अपने डिवाइस को बर्बाद करते पकड़ा था, शायद वो कुछ जानता हो। तो वे तुरंत उस बूढ़े आदमी से पूछताछ करने जाते हैं। लेकिन अब इस बूढ़े आदमी को सिर्फ रशियन भाषा ही आती थी, यानी कि उसकी भाषा सिर्फ नोआ ही समझ सकता है जो कि रशियन है। अब नोआ की ट्रांसलेशन के जरिए उन्हें पता चला कि ये बूढ़ा आदमी एक रशियन नेवल एक्सपर्ट है जो एक्सपेरिमेंट्स के जमाने से पिछले 20 से भी ज्यादा सालों से इसी आइलैंड पर फंसा है। तो अब वे उस बूढ़े आदमी से पूछते हैं कि उसने उनके एंटीना को क्यों तोड़ा, उनके कम्युनिकेशन डिवाइस को क्यों खराब किया, जिसका वो बहुत ही अजीब जवाब देता है। उसने क्लेम किया कि उसे ऐसा करने के लिए समुद्र के अंदर पानी में रहने वाले लोगों ने कहा था, और इसके बाद तो वो सेम यही बात बार बार दोहराने लगा, जिससे कैप्टन और बाकी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर वो पानी में रहने वाले किन जीवों की बात कर रहा है। वहीं फिर वो बूढ़ा आदमी रायन के बारे में सुनकर रोने लगता है और वो इमोशनली बहुत वीक हो गया। वो तो आगे कुछ बोल भी नहीं पाता, जिससे ये साफ था कि उसका कनेक्शन उसकी पास्ट की किसी दर्दनाक घटना से जुड़ा है और ग्रुप उससे आगे कुछ नहीं पूछ पाता। तो अब उन्हें उसके ठीक होने का इंतजार करना पड़ेगा ताकि बाद में शायद वो उन्हें कुछ बता ही दे। इसी बीच उन्हें पता चल गया कि वो बूढ़ा आदमी इस आइलैंड पर अब तक छुपा कहाँ हुआ था और वो उन्हें अब तक दिखा क्यों नहीं। दरअसल वो एक सीक्रेट चैम्बर में रह रहा था जिसका रास्ता बहुत अच्छे से छुपाया गया था। वो बूढ़ा आदमी उन्हें अपने साथ उस रास्ते को भी दिखाता है। तभी उन्हें उस बूढ़े आदमी से रायन के बारे में क्लू मिलता है। उसने बताया कि उन्हें जल्द से जल्द रायन का कुछ करना होगा, वरना तो वे सब के सब खतरे में पड़ जाएंगे, क्योंकि म्यूटेशन के बाद अब वो इंसान नहीं बचा, वो जानवर बन चुका है। और तभी अचानक पूरे बंकर में लाइट आउट हो जाता है। सभी को इसे गायब हुए रायन का ख्याल आया कि कहीं वो तो वापस नहीं आ गया। तो वे सबसे पहले पावर को वापस लाने के लिए कैप्टन अपने साथ एक ग्रुप को लेकर पावर सिस्टम की ओर ही जाता है और उन्होंने देखा कि सरप्राइजिंगली यहाँ तो किसी ने जानबूझकर पावर सिस्टम को खराब किया था, जबकि यही नीचे काफी सारे खाली ब्लड बैग्स भी पड़े थे। और वे इसका मतलब समझते ही अब तेजी से मेडिकल रूम की ओर भागते हैं। ठीक उसी वक्त रायन, जो कि काफी देर से गायब था, वो उन्हें शांति से मेडिकल रूम में दिखाई देता है। अब तक उसके अंदर का म्यूटेशन बहुत बढ़ चुका था, इससे उसका लेफ्ट हाथ, जिसे कि डॉक्टर ने पहले काट दिया था, अब वो वापिस हो गया। लेकिन अब वो एक इंसान के हाथ की बजाय छिपकली के हाथ जैसा लग रहा था। तभी रायन खून की प्यास में पागल होकर बिना कुछ ज्यादा सोचे फ्रीजर की ओर भागता है और वो वहां रखा ब्लड प्लाज्मा पीने लगा। सेल, जो कि पहरा दे रही थी, वो रायन को देख लेती है। वहीं चूंकि उसने उस बूढ़े आदमी की चेतावनी नहीं सुनी कि रायन अब इंसान नहीं बचा, उल्टा सेल रायन को देखकर उसके पास जाकर उसे गले लगाने लगती है, जबकि रायन को तो उसके बारे में कुछ भी याद नहीं। और कुछ देर बाद जब कैप्टन अपने बाकी ग्रुप के साथ वहीं पहुंचता है तो वे रायन को बेहोश करने के लिए उस पर गोलियां फायर करते हैं, लेकिन अब किसी वजह से उस पर बेहोशी की दवा का कोई असर नहीं होता। तो कैप्टन अब सबकी सेफ्टी के लिए रायन पर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन तभी सेल उसके सामने आ गई। वो कहती है कि वे रायन को नहीं मार सकते, वो उन्हीं में से एक है। और इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर म्यूटेट हो चुका रायन वहां से भाग निकलता है, जबकि कैप्टन सेल पर बहुत गुस्सा थे और वे उसे जेल में बंद करने का फैसला करते हैं। कैप्टन तो लगातार इस बात पर अड़ा हुआ था कि उन्हें सबकी सेफ्टी के लिए रायन को मार देना चाहिए, क्या पता उसे कैसा इन्फेक्शन फैल जाए। लेकिन डॉक्टर और बाकी लोगों की राय अलग है। उनका मानना था कि रायन की रिसर्च वैल्यू बहुत ज्यादा है और उन्हें उसे जिंदा पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए ताकि उसकी स्टडी करके शायद कटे हुए अंगों को दोबारा उगाने वाला सीरम बनाया जा सके, जैसे रायन ने अपना कटा हुआ हाथ दोबारा उगा लिया था। हालांकि कैप्टन को इस बात पर जरा भी भरोसा नहीं होता। उसके अनुसार अगर ये इतना ही आसान होता तो रशियन वैज्ञानिकों ने इस प्रोजेक्ट को बीच में क्यों छोड़ दिया। तो अब कैप्टन के जिद करने पर ग्रुप एक बार फिर से हथियार उठा लेता है ताकि वे रायन का शिकार कर सकें। वहीं कैप्टन अब रायन की ताकत को देखते हुए सेल को भी अपने साथ ले जाने का प्लान बनाता है, लेकिन वो अभी भी जिद पर अड़ी थी और कोऑपरेट नहीं कर रही। उसका मानना है कि रायन उन्हीं में से एक है, सो वे उसे मार नहीं सकते। सेल तो उल्टा अब कैप्टन को ही बेहोश कर देती है और वो उसका वेपन लेकर भाग गई, जिसके कुछ देर बाद शेफ को कैप्टन बेहोश मिलता है। हालांकि कैप्टन तो सेल द्वारा अटैक किए जाने के बावजूद अभी भी सेल की सेफ्टी को लेकर परेशान था, तो वो तुरंत उसे ढूंढने के लिए एक ग्रुप लेकर निकल गया। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। सबने देखा कि रायन बिना किसी रहम के सेल को नोच नोच कर खा रहा है। रायन, जो कि पूरी तरह से म्यूटेट हो चुका था, अब उसने अपनी सारी समझ खो दी और उसे बस इंसानों को खाना ही आता है।
वहीं अब वो भारी हथियारों से लैस ग्रुप को देखकर सेल को वहीं छोड़कर भाग गया। अब यहाँ तो ग्रुप ने जो कुछ भी देखा उसके बाद वे सब समझ चुके थे कि इस म्यूटेशन का अंजाम क्या होता है। कैप्टन अब अपनी पुरानी साथी सेल की इज्जत करते हुए अपनी एक गन खुद उसे दे देता है ताकि वो खुद को समाप्त कर इस दर्द से मुक्ति पा सके। तभी उनके निकलते ही एक गोली की आवाज गूंज गई। ग्रुप समझ गया कि अब वे सेल को भी खो चुके हैं। कुछ देर बाद वे खुद को संभालते हुए अपने दोस्त सेल की बॉडी को बरियल के लिए वापस लाने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी उन्होंने अंदर जाकर देखा कि अब सेल की बॉडी तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ सिर्फ निशान बने हुए थे, जैसे उसकी बॉडी को घसीटकर दूर ले जाया गया हो। सभी उन निशानों का पीछा करते हुए बंकर के बाहर निकल गए और वे अपने सामने समुद्र को देखकर समझ जाते हैं कि आगे क्या हुआ होगा। अब जो कुछ भी उन सब के साथ इस आइलैंड पर हो रहा था उससे तो सभी बुरी तरह से टूट गए। वे एक एक कर अपने 2 साथियों को खो चुके हैं। तभी उनके एक साथी को समुद्र में एक शिप गुजरता हुआ दिखाई देता है। यही उनके यहाँ से बच निकलने का इकलौता मौका था। सो शिप का सुनकर कैप्टन और बाकी लोग जल्दी से किनारे की ओर भागते हैं। वे जल्दी से अपनी फ्लेयर गन का इस्तेमाल कर उस जहाज को सिग्नल देने की तैयारी करने लगे, लेकिन अब अगले ही पल कैप्टन सैम बिल्कुल सन्न पड़ गया। उसने ध्यान दिया कि शिप पर तो वही पुराने लुटेरे मौजूद हैं जिनसे वे बचकर भाग रहे थे। वहीं अब तो उनके साथ माफिया बॉस डेमियन भी आ गया है। हालांकि कैप्टन को ये समझ नहीं आता कि वे अब भी उनका पीछा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ तक उसे पता था मार्क उनके हीरे के बॉक्स के साथ पहले ही आइलैंड को छोड़ चुका है, जबकि उस जहाज पर माफिया बॉस डेमियन ये ऑलरेडी जानता था। असल में यहाँ से भागा हुआ मार्क उसी की शिप पर है। उसने उसे तो पकड़ लिया, लेकिन उसके पास हीरे का बॉक्स अंदर से खाली निकला था, यानी कि किसी ने पहले ही उस बॉक्स से हीरे को निकाल लिया था। डेमियन अब सेम इसी इन्फॉर्मेशन को रेडियो पर ब्रॉडकास्ट करता है। उसने कहा कि वो तो यहाँ सिर्फ अपने बेशकीमती हीरे के लिए आया है और वो उन सब से वादा भी करता है कि अगर जर्नलिस्ट रीटा चुपचाप उसका हीरा सौंप दे तो वो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और अब जाकर कैप्टन और बाकी लोगों को पता चला कि उस बॉक्स से रीटा ने ही वो हीरा चुरा लिया था। सो सभी उसे तुरंत वापस करने को कहते हैं, लेकिन जर्नलिस्ट रीटा के पास अपना ही एक प्लान था। वो उस हीरे का इस्तेमाल कर डेमियन को मजबूर करना चाहती है कि वो उन सबको यहाँ से रेस्क्यू कर ले और सही सलामत उनके देश में छोड़ दे। तभी वो उन्हें बताएगी कि उसने उनका हीरा इस आइलैंड पर छुपाया कहाँ है। सो रीटा ने अपने ग्रुप से कहा कि अगर उसकी डेमियन से नेगोशिएशंस ठीक से हो जाती हैं तो शायद वो बाकी सबको भी यहाँ से रेस्क्यू करवा लेगी। जर्नलिस्ट अपने इस परफेक्ट प्लान से बहुत खुश थी, लेकिन कैप्टन को लगता है कि एक माफिया बॉस पर भरोसा करना उनके लिए सही नहीं होने वाला। उसने रीटा को समझाया कि वे लोग उन्हें आसानी से ओवरपावर कर लेंगे और उन्हें तब तक टॉर्चर करेंगे जब तक कि रीटा उस हीरे की लोकेशन उन्हें बता न दे, और उसके बाद वो माफिया डॉन उन सबको मार देगा ताकि उसके खिलाफ सारे सबूत खत्म हो जाएं। अब कुछ ही देर बाद डेमियन जर्नलिस्ट से मिलने की डिमांड मान लेता है, लेकिन उसके बदले वो अपने लोगों को भेजेगा, जबकि यहाँ तो कैप्टन अपना एक अलग प्लान बनाए बैठा है। उसके अनुसार वो और उसका साथी एक सरप्राइज अटैक करेंगे और फिर माफिया बॉस को बंधक बना लेंगे, जिससे वे उन लुटेरों को मजबूर कर सकेंगे कि वे अपने साथ उन सबको भी वापस घर ले जाएं, जिससे अब शुरू में सब स्मूथली चल रहा था। कैप्टन और उसका साथी सक्सेसफुली माफिया बॉस और उसके आदमी को पकड़ लेते हैं, लेकिन कैप्टन ने माफिया बॉस की बेरहमी को अंडर एस्टिमेट कर लिया। माफिया बॉस डेमियन अब अपने ही आदमियों को उस पर गन तानने का ऑर्डर देता है। उसने कहा कि बेशक से वो खुद मर जाए, लेकिन कैप्टन और उसका ग्रुप यहाँ से जिंदा नहीं जाना चाहिए। कैप्टन तो उसका एटीट्यूड देखकर डर ही गया और वो आखिर में सरेंडर कर देता है, क्योंकि वे उनकी तरह किसी को मार नहीं सकते। कैप्टन और उसके साथी को तुरंत पकड़ लिया गया, जबकि उनकी इस हरकत की वजह से डेमियन अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि वे आइलैंड पर धावा बोल दें और बाकी सबको भी पकड़ लें। कुछ देर बाद उन्हें वही जर्नलिस्ट रीटा मिल गई, और इसके पहले कि वे उसे पूछताछ या फिर टॉर्चर करना शुरू करते, जर्नलिस्ट खुद ही हार मान लेती है और उसने उन्हें हीरे की लोकेशन बता दी। वो उन्हें अपने साथ बीच पर ले जाती है जहां उसने उस हीरे को छुपाया था। वो उस जगह को ढूंढने लगी, लेकिन यहाँ से कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। दरअसल रीटा ने जहाँ उस हीरे को छुपाया था, अब सरप्राइजिंगली वो हीरा तो उस जगह पर है ही नहीं, जबकि गुंडों को लगा कि रीटा उन्हें पागल बना रही है, इसलिए वे उस पर गन पॉइंट कर हीरे के बारे में पूछते हैं। रीटा अपनी जान की भीख मांगते हुए उन्हें सबूत के रूप में वो फोटो भी दिखा
दिखाती है जो उसने हीरे को रखते हुए खींची थी। उसने बताया कि उसने हीरे को यहीं छुपाया था, यानी कि कोई छुपकर उस पर भी नजर रख रहा था और रीटा के छुपाए हीरे को उसके बाद किसी और ने निकाल लिया। रीटा जो ओवर स्मार्ट बन रही थी, उसने अब अपने साथ पूरे ग्रुप को भी फंसा दिया है। वहीं अब माफिया डॉन डेमियन तो ये जानकर आग बबूला हो गया, लेकिन उसे पता था कि अब भी उसका बेशकीमती हीरा इसी आइलैंड पर इन्हीं में से किसी एक मेंबर के पास है। तो वो सबको वॉर्न करने के लिए अब शेफ को उनकी आंखों के सामने गोली मार देता है और इसके बाद वो सबके सामने लगातार हीरे की लोकेशन की डिमांड करने लगा, वरना तो वो एक एक कर उन सबको मार देगा। जब थोड़ी देर में अब कोई जवाब नहीं देता तो वो फिर से अपनी गन उठाकर किसी और को मारने के लिए तैयार हो गया। लेकिन तभी आखिरी वक्त पर बायोलॉजिस्ट जेना आगे आ जाती है। उसने कहा कि उसे पता है वो हीरा कहाँ है। सो डेमियन अब उसके साथ अपने 2 आदमियों को भेजता है ताकि जेना उन्हें हीरे तक ले जा सके। असल में जेना को तो उस हीरे का पता ही नहीं था, उसने तो बस इन गुंडों से बचने के लिए ये तरीका निकाला था। जेना अब उन आदमियों को उसी रास्ते से ले जाती है जहाँ की म्यूटेंट रायन ने पहले सेल पर अटैक किया था और फिर उसने अपनी हथेली काटकर दीवार पर खून लगा दिया, यानी कि ये रायन के लिए एक इन्विटेशन था जो खून की स्मेल से आकर्षित होता है। ऐसा हुआ भी। जल्द ही रायन आकर उन सब पर अटैक कर देता है और वो एक एक कर दोनों सोल्जर्स को मारने लगा। जबकि माफिया बॉस डेमियन को तो इस म्यूटेशन और इस आइलैंड के राज के बारे में कुछ पता ही नहीं था। उसने हैरानी में देखा कि एक क्रीचर उसके दोनों आदमियों को मार चुका है। सो वो भी म्यूटेटेड रायन को देखकर बुरी तरह से डर गया और वो जेना के साथ पास के कमरे में बचने भागता है। उसने जेना से पूछा कि इससे बचा कैसे जाए और ये क्रीचर क्या है, लेकिन जेना तो खुद ही अपने खून से म्यूटेटेड रायन को अपनी ओर खींच रही थी। सो रायन अब जल्दी उनके छुपने की जगह ढूंढ लेता है और माफिया बॉस जो कि अब तक हर किसी को डराया करता था, वो आखिरकार खुद डरकर म्यूटेटेड रायन के हाथों मारा ही गया। अब कमरे में सिर्फ जेना अकेली बची है, जबकि रायन का बिल्कुल कोई इरादा नहीं है कि वो अपने इस शिकार को बचकर भागने दे। लेकिन जैसे ही वो अब जेना पर अटैक करने वाला था तो जेना अचानक एक सफेद अंडा निकाल लेती है, वहीं गुफा वाले लिजार्ड के अंडों में से एक। रायन उस अंडे की सेफ्टी को लेकर परेशान होने लगा क्योंकि अब उसके अंदर लिजार्ड का डीएनए है और वो अपने अटैक को रोक लेता है। तभी अब तक मैकेनिक और बाकी लोग वेपन्स के साथ यहीं आ गए, जिन्हें देखकर रायन उनसे दूर भागने लगता है। लेकिन अब ने पुराने इंसिडेंट से सीखते हुए कैप्टन और उसकी टीम अब पूरी तरह से तैयार थी और वे बाहर निकलते हुए म्यूटेंट रायन को ठिकाने लगा देते हैं। बाद में उन्हें पता चला कि जेना की जाने के बाद इन्फ्लुएंसर एनी ने अपने लुक्स का इस्तेमाल कर एक गार्ड का ध्यान भटका दिया था। फिर उसने चुपके से उसका चाकू निकाल लिया, जिसकी वजह से पहले वे खुद को फ्री करा पाए और फिर उन्होंने गार्ड्स पर अचानक अटैक कर उन्हें काबू में कर लिया। हालांकि इस लड़ाई में कैप्टन घायल हो गया था, इसलिए मैकेनिक ने बाकी टीम के साथ जाकर जेना को रेस्क्यू किया। अब म्यूटेटेड रायन, माफिया बॉस और उसके आदमियों के मारे जाने के बाद जिंदा सर्वाइवर्स को लगता है कि फाइनली उनका यह दर्दनाक सफर आखिरकार खत्म हो गया होगा। वे अब डेमियन का शिप लेकर यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन वे इसके पहले अपने साथी शेफ की बॉडी को दफनाते हैं और फिर वे आइलैंड से माफिया बॉस की बोट को लेने जाने लगे। लेकिन अब जब सबको लग ही रहा था कि सब ठीक हो गया, तभी कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। नोवा, जिसकी वजह से वे सब पहले इस आइलैंड पर फंसे थे, उसने आखिरकार अपना असली रंग दिखा ही दिया। वो अपने साथ लिजार्ड का एक अंडा और उस बेशकीमती हीरे को लेकर अकेला ही बोट लेकर आइलैंड से निकलने लगता है, यानी कि उसी ने पहले रीटा की छुपाई जगह से वो हीरा चुराया था। और जब तक कैप्टन और बाकी लोगों को रियलाइज होता कि नोवा उन्हें धोखा देकर अकेले ही निकल रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वे भागकर भी उसे रोक नहीं सकते। लेकिन अब फिर से कहानी एक नया मोड़ लेती है। जिस बोट से नोवा बेशकीमती हीरा और अंडों के सैंपल के साथ भाग रहा था, अचानक से उसमें बहुत बड़ा धमाका होता है और इस धमाके में शिप तो तबाह हुई ही, साथ में नोवा, वो लिजार्ड का अंडा और बेशकीमती हीरा तीनों जल जाते हैं और नोवा वहीं मारा गया। अब ये धमाका हुआ कैसे? इसके पीछे किसी और का नहीं बल्कि उसी बूढ़े आदमी का हाथ था। दरअसल ग्रुप ने कभी सोचा ही नहीं था कि बंकर की वो पुरानी तोपें अभी भी चालू हालत में हैं और इन्हीं में से एक तोप से वार कर उस आदमी ने पूरी शिप को डुबो दिया और नोवा भाग नहीं सका। हालांकि अब उसने नोवा का प्लान तो नाकाम कर दिया, लेकिन उन सब के बच निकलने का एकमात्र रास्ता, वो शिप भी तबाह हो गई, यानी कि वे सब एक बार फिर से यहीं फंसे रह गए। हालांकि जेना भी नोवा की बॉडी लाने के लिए पानी में जाती है, लेकिन उसी वक्त पानी से अचानक
एक नीला चमकता हुआ क्रीचर बाहर आने लगता है। जेना ने तुरंत उसकी आवाज को पहचान लिया। ये तो सेम वही आवाज थी जो कि उनके पहले वाले रिसर्च शिप के डूबने से ठीक पहले रिकॉर्ड हुई थी। यानी कि अब तो साफ हो गया कि उन्हें यहाँ फंसाने में इसी क्रीचर का हाथ था। हालांकि अब अजीब कारणों से वो ब्लू क्रीचर जेना को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। वो तो बस उसे हल्के से धक्का देकर वापस किनारे की ओर भेज देता है। अब ग्रुप को फाइनली समझ आ गया कि उस बूढ़े आदमी का समुद्र के लोगों से क्या मतलब था। वो तब उन्हें पाने वाले इन्हीं क्रीचर्स की बात कर रहा था। यानी कि इतने सालों से जो यहाँ एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे उनसे बने हुए म्यूटेटेड जीव यही आइलैंड के आसपास समुद्र में रहने लगे, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट्स का डीएनए अलग अलग जीवों के मिक्स से बना था। जैसे रैन का म्यूटेशन छिपकली से हुआ था, वैसे ही किसी और का मछलियों और बाकी पानी के जीवों से हो गया होगा। तभी तो रशियन सरकार ने यहाँ के एक्सपेरिमेंट्स को बीच में छोड़ दिया और इस पूरे आइलैंड और रिसर्च लैब को अबेंडन कर दिया। लेकिन उनके एक्सपेरिमेंट्स के बचे हुए जीव आज तक भी यहीं भटक रहे हैं। और इसी शॉकिंग एंडिंग के साथ ये पूरी सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। सो सीरीज और इसके ट्विस्ट आपको कैसे लगे, अपनी राय कमेंट्स में बताते जाएं। साथ ही अगर इस सीरीज का अगला सीजन आता है तो मैं सबसे पहले उसी पर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बाकी बचे हुए मेंबर्स का ग्रुप अभी भी आइलैंड पर ही फंसा हुआ है। सो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।